बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देख लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर को देख लें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको देख लें आप, हमेशा बैकडोर डिप्लोमेसी के चैनल्स जो हैं ऑपरेटिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमेशा जब भी बातचीत के ज़रिए मसले मसाइल हल हो जाएं तो बेहतर होते हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर ये कहा जाए कि जंग बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली दूसरे चैनल्स भी साथ एक्टिव रहते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ मुझे तो यही समझ आती है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो हैं दे आर आई वुड से कि स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फ्रेंडली कंट्रीज़ कह लें तो ज़्यादा बेहतर है, फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं हमारी वो कोशिशें कर रही हैं कि डी एस्केलेट हो जाए सिचुएशन। अब ये सिचुएशन डी एस्केलेट होती है, नहीं होती है, क्या मूडी उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अगर वो कुछ यहाँ पे मिस एडवेंचरिज्म नहीं करता तो उसकी फेस सेविंग बैक एट होम नहीं होगी? तो वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि जनाब जो इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ जो कि सिक्योरिटी लैप्स था और जो इंडियन फोर्सेस के एंड पे सिक्योरिटी लैप्स था, इंडियन इंटेलिजेंस का सिक्योरिटी लैप्स था, उस पे जनाब उन्होंने लोग भी सैक किए, ठीक है, उनके अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब उन्होंने यहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट किए हैं ख़ुद उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने। लेकिन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, रॉ जिसको कहते हैं वो लोग, मेरा ख्याल था वो थोड़ा से ग्रो अप कर गए होंगे, थोड़ा सा उनकी जो है ना उनकी जो थिंकिंग है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में वो भी जो सुबह आइज़ के लिए रिपोर्ट जाती है मूडी के पास, उसमें भी मूडी को पूरी तरह इन्फॉर्म नहीं कर रहे, उसके सामने रियलिटी चेक नहीं रख रहे, और मूडी समझता है कि ही कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। लेकिन नहीं, इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। कोशिश कर रहा है मूडी के जनाब किसी न किसी तरीके से IMF को अप्रोच किया जाए, कोशिश कर रहा है वो किसी न किसी तरीके से यार यहाँ पे जहाज़ जो आ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से इंडिया के कोस्ट पे आ रहे हैं उनको रोक लिया जाए, या कोई और कोशिश जारी रखे हुए है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि मैं बार बार कहता आया हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मूडी की पिलो टॉक जो होती है वो भी हमारे तक पहुँच जाती है। और जब ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उनका अपना सिक्योरिटी लैब्स था, उसमें भी 1 घंटे के बाद जो उन्होंने मुलाकातें का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद नेक्स्ट डे पूरी जनाब उन्होंने अपनी काबीना साथ बिठा के, राइट लेफ्ट जो उनके डाई हार्ड लोग हैं उनको साथ बिठा के जो गुफ्तगू की, तो मेरे जैसे जर्नलिस्ट को पता चल गया कि वो क्या फेस सेविंग चाहता है। तो फिर हमारी एजेंसीज को तो मेरे ख्याल में छोड़ ही दें, उनकी तो बात ही ना करें। उन तक तो क्या क्या चीज़ें पहुंची होंगी वो मैं नहीं यहाँ पे बता सकता और ना मुझे बतानी चाहिए। लेकिन एनीवेज उसको फेस सेविंग चाहिए। वो कह रहा है जनाब नेवल चीफ को अपने कह रहा है, आर्मी चीफ को कह रहा है, यहाँ पे एयर चीफ को अपने कह रहा है जनाब कि मैं बॉल जो है आप लोगों के कोर्ट में फेंक रहा हूँ, आप जो मर्जी करें, ठीक है। और चाहता मेरे ख्याल में ये है कि उसको क्रेडिट ले जाए किसी न किसी चीज़ का, लेकिन क्रेडिट उसको इस बार मिलने वाला नहीं है, बिकॉज वी पीपल आर रेडी फॉर इट। और उसके अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो हुई हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज जो वहाँ पे मौजूद हैं, वो जनाब वहाँ से पुल आउट कर जाएंगी। अगर ये इसी तरह सिचुएशन जारी रही, स्ट्रेच किया गया इसको मज़ीद इंडिया की तरफ से, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट पुल आउट हो जाएगी। और एग्जाम्पल भी बार बार दे चुका हूँ कि मुशर्रफ के दौर में आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन हुई थी, दोनों फोर्सेज एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी और उसमें भी वहाँ से इन्वेस्टमेंट यानी कि इंडिया से इन्वेस्टमेंट पुल आउट होनी शुरू हो गई थी। तो एक मरतबा फिर अगर यही सिचुएशन रहती है तो इंडिया हैज़ गॉट अ लॉट टू लूज, और वहाँ से इन्वेस्टर अगर भाग गया तो फिर मेरे ख्याल में उनके अपने लोग, इंडिया के लोग मूडी को नहीं छोड़ेंगे। और आज़ादी की तहरीकें तो कहीं चल रही हैं और अब तो सिख भी वहाँ पे खड़े हो गए हैं कि पंजाब के विचों लंघ के तो दिखाओ, पंजाब के अंदर से गुजर के दिखाएं इंडियन फोर्सेस, फिर हम बताएंगे। सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल एंड बहुत अगली सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है मूडी के लिए। बट देन अगेन एक रियलिटी चेक मैं चाहता ही हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भी कह सकता हूँ मैं उनको, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी जनरल साहब।
वाइस एडमिरल इफ्तिखार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रा सी साइड को भी हम टच करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे जो समझ आती है वो ये है कि अगर सी साइड से अगर कोई यहाँ पे एग्रेशन शो करने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से, तो मेरे ख्याल में ये जो स्पेक्ट्रम है इस कॉन्फ्लिक्ट का वो बढ़ जाएगा और दूसरी बहुत सी और ममालिक जो है वो भी इसमें जंप इन कर देंगी, क्योंकि उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं यहाँ पे, तो वो इंडिया के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस पर जो आगे जो सिचुएशन है वो आप बताएंगे। अब्दुल्ला गुल साहब आज बहुत तैयार हुए हुए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं इनको, किसकी तरफ जाना चाहते हैं, क्लैरिटीज़ दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, डिफेंसिव पे हैं बहुत, लेकिन क्यों है ये भी इनसे जान लेंगे। लेकिन अंदर की खबरें इनके पास ज़रूर होती हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे आप। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी अब्दुल्ला साहब। जनरल साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या हमारे वेस्टर्न बॉर्डर जो है वहाँ से इंडिया कुछ कर सकता है इन द डेज टू कम, या वो वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे है? कोई ना कोई ऐसा वो कहते हैं ना, वो एक किसी वहाँ पे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन एनीवेज जो उनकी गुफ्तगू पता चली किसी जगह से, तो वो ये थी कि वो कहते हैं जनाब कि हमारे जो लोग वहाँ पे मारे गए 28, 26 वटेवर नंबरदार, कि जनाब 13वीं गुजर जाए तो फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे, या 13वीं को हम उनको क्या जवाब देंगे जो बंदे मारे गए वहाँ पे। सो 13वीं का इंतज़ार किया जाए। 13वीं इज़ लाइक कि मेरे ख्याल में 1-2 दिन बाद 13वीं है, उस वक़्त वो कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करेगा इंडिया, या हाउ शुड वी गो अबाउट इट? क्या कोई और स्ट्रेटजी है? देखिए ना, जंग शुरू करना विद ए नेबर विच इज़ ए न्यूक्लियर पावर एंड यू आल्सो हैव न्यूक्लियर एसेट्स, इट इज़ नॉट ए जोक, इट इज़ नॉट ए सिंपल कप ऑफ टी। वेरी ट्रू। हम ये अपने वेस्टर्न बॉर्डर की बात की है, देखें वेस्टर्न बॉर्डर से तो इंडिया इनग्रेसेस कर ही रहा है। अभी वो वेस्टर्न बॉर्डर से ये जो इस तरह की इनग्रेसेस हैं वो तो होती रहेंगी, लेकिन उसका क्रेडिट इंडिया ना ले तो नहीं सकेगा। हाँ। वो तो कहेगा मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ। अदरवाइज जब हम मिलिट्री थिंकिंग में जाते हैं ना, आप भी एनडीसी के ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह, और दैट इज़ वाई आपने इतना अच्छा प्रीएम्बल दिया है पूरा। उसमें दो चीज़ें होती है दुश्मन के लिए, एक होती है उसकी इंटेंशंस क्या हैं, और दूसरा ये है कि कैपेबिलिटी क्या है। ऑर्डिनरीली हम उसकी कैपेबिलिटी को ज़्यादा वेटेज देते हैं और उस कैपेबिलिटी के मुताबिक हम अपने आप को तैयार करते हैं। इंटेंशंस कई दफ़ा वो कहता रहता है कि मैं पीसफुल हूँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ उसके डिफरेंसेस हों और कोई बोन ऑफ कंटेंशन हो तो कैपेबिलिटी पे जाते हैं। इंडिया ऐसा दुश्मन है कि इसने कैपेबिलिटी भी डेवलप की है और इसकी इंटेंशंस भी ढकी छुपी नहीं है। आप ये देखें कि मोदी ने गुजरात में जो कुछ किया, वो चीफ मिनिस्टर कायम रहा और नामी ग्रामी चीफ मिनिस्टर बना बिकॉज 200-2000 मुसलमानों को जलाया, और फिर उस बेस के ऊपर कि ये तो बड़ा बहादुर है और बड़ा अच्छा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। मतलब वाजपेयी साहब जैसे इतने हाई स्टेचर के लोग थे, और फिर उसके साथ आरएसएस अंदर आ गया, फिर हिंदुत्वा आ गया। तो इसलिए सेकेंडली ही डजेंट हाइड कि मैं इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर वो नाखुश है, वो चाहता है कि, और ही डजेंट अंडरस्टैंड कि कांट डू इट। देखिए ना, एक उसकी जो है ना जालियत भी है, और दूसरा ये है कि उसकी एक नफ़रत मुसलमानों के ख़िलाफ़, तीसरे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हमेशा इंडिया की एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पे बेस करती है। पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ कि हम ये कहें कि इंडिया के साथ कौन है या अगेंस्ट कौन है, हम अपने मसाइल के ऊपर वो लड़ते रहते हैं। तो इसलिए वहाँ इंटेंशंस भी हैं और कैपेबिलिटी भी उनकी है। अभी ही मस्ट नो कि जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके नेबर उस कैपेबिलिटी को मैच कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट बेटर। आपने न्यूक्लियर लिया, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बनाया, आप मिसाइल में आगे गए, मिसाइल इधर से बन गए, आप राइफल लेके आए, इधर PL-15 पहुंच गए। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में कि गुड सेंस मस्ट प्रीवेल। पाकिस्तान हुकूमत ने रिपीटेडली कहा और वेरी राइटली कि हम एक तो मजम्मत करते हैं इस तरह की कत्लो गारत किसी भी मासूम शहरियों की, वो किसी दुनिया के खिते में ही हो। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो दोनों तरफ मौजूद है, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स, उसमें स्ट्राइक द लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर के अंदर, दे डोंट अलाउ देम, दे से नहीं दूर रहो। तो दिस मीन्स कि यू आर हाइडिंग समथिंग। अभी देखिए इंडिया के अंदर भी अवेयरनेस आ गई है, पीपल आर क्वेश्चनिंग देम।
कि जी देखिए, एक तो आपका अपना सिक्योरिटी फेलियर है, आपने चेक पोस्टें हटा दी, आपका वहाँ ये वाक़या हो गया, आपने गलत FIR दर्ज की, आपने फौरी तौर पे मीडिया को, आपके जर्नैल उधर आके मुंह से झाग निकल रही, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि इनको देखा जाए और ये देखा जाए कि इसके पीछे कौन है। पाकिस्तान के अंदर तो सारी चीज़ों के कलभूषण यादव तो आपके पास जिंदा दरिंदा यहाँ आपने केज किया हुआ है। पहले तो किसी हद तक मेरे ख्याल में सुन ली ISPR ने, एक छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया जो कॉल्स इंटरसेप्ट हुई यहाँ पे जो टेररिज्म हो रहा था। यू नो इट, वी ऑल नो इट कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मज़ीद मौजूद हैं। और ये तो मैं जो DG ISPR ने जो चीज़ दिखाई है, जो कॉल इंटरसेप्ट हुई हैं और जो एविडेंसेस हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स एंड ऑल दो स्टफ, ये छोटी सी चीज़ है। एक बड़ी बात है कि ट्रेलर दिखाया अभी सिर्फ, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि मेरी नॉलेज में है और इतना सॉलिड और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। और उसकी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरीके से वो प्रॉक्सी वॉर में जो कुछ कर रहा है, जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ करता रहा, देयर सो मेनी अदर थिंग्स, तो वो क्यों नहीं हम सामने लेके आते? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जी हाँ, लेकिन जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं ना, जी, वो आप प्रीमेच्योरली बहुत सी चीज़ें I expose understand, नहीं बिल्कुल ठीक करना कह रहे चाहते। हैं, you are absolutely right. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके पास हैं, बहुत से इन्होंने उसके बाकायदा डोजियर बना के भी किए, अभी एम्बेसडर्स को भी ब्रीफ किया गया, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ओपनली नहीं कहते एट दिस स्टेज कि उसमें कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। आई अंडरस्टैंड, शॉर्ट साइटेड कुछ चीज़ें पाइपलाइन में जो होते हैं ऑपरेशन, उनको नहीं डिस्क्लोज किया जाता क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट द पॉइंट इज जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो वाइंड अप हो चुके हैं ऑपरेशंस और जिसमें उन्होंने कार्रवाइयाँ की हुई हैं, मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में जाना चाह रहा हूँ, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाह रहा, जो यहाँ पे कार्रवाइयाँ की हुई हैं, जो बड़े वास्ट स्केल पे आई वुड से की हुई हैं, वो चीज़ें हमारे पास ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, इंटरसेप्शंस भी हैं, सब कुछ है और बहुत बड़े लेवल पे। वो भी मेरे ख्याल में दिखा दी जाए दुनिया को, तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अब तो यूनाइटेड नेशन में जाने के चक्कर में, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में अपना असर्ट करने के चक्कर में, इंडिया वहाँ पे IMF को टैप करने के चक्कर में है, इस तरह की चीज़ें, तो वो हमें क्यों नहीं दिखा सकते? देख राना साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। जब व्हेन यू आर सब्जेक्टेड टू अ फिफ्थ जनरेशन वार, जी सर, हाइब्रिड वार, जी, उसमें ये जो इंफॉर्मेशन का ब्रेक थ्रू है, इट्स अ वेरी मेजर वेपन। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इंटरनेशनली बहुत सी चीज़ों को एट द राइट पॉइंट एक्सपोज किया जाए। इंडिया कीप्स डूइंग इट, IMF को गेट देखें, FATF तक वो पहुंचे कि इनको ना निकलने दें। अभी IMF की आप बात कर रहे हैं और हर फोरम को वो यूज़ करते हैं। हमें भी हमारे हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स और बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी हैं 1 करोड़, वो भी सारे हमारे एम्बेसडर्स हैं, उनको भी ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, वाइस एडमिरल है आप, यू नो दीज थिंग्स लॉट, हमें भी एजुकेट करें थोड़ा सा, क्योंकि अभी एक नई खबर आई है जनाब कि उन्होंने कुछ मतलब बड़ा इसकी हाइप क्रिएट की है इंडिया ने, कि हमने पाकिस्तान का झंडा जहाँ पे भी लगा होगा जहाज़ पे, वो हम अपनी कोस्ट पे नहीं आने देंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। मेरे ख्याल में अपने घर में खाना पूरी कर रहा है मोटी, लेकिन मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उसकी पिलो टॉक भी हमारे तक पहुँच जाती है, वो जो पिलो टॉक करता है वो भी हमारे तक पहुँच जाती है। तो ये तो चले एनीवेज, लेकिन ये इसमें किस हद तक सदाकत है और ये वाकई प्रैक्टिकली हुआ ऐसे या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई पॉसिबिलिटी है। जैसे पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि जो PNAC के जो जहाज़ हैं अभी हमारे पास, जिसमें कि पाकिस्तानी फ्लैग के जिस कह रहे हैं, पाकिस्तानी फ्लैग वाले फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही शिपिंग कंपनी है, PNAC। PNAC के पास थोड़े से जहाज़ हैं, 8 से 10 जहाज़। वो जहाज़ टैंकर्स हैं और बल्क कैरियर्स हैं, कोई कंटेनर कैरियर नहीं है। टैंकर्स ऑब्वियसली गल्फ से तेल लेकर आते हैं यहाँ पर, उनका इंडिया की कोस्ट के पास जाने का कोई सवाल ही पड़ जाए। जो बल्क है वो कोयला ला रहे हैं या गंदम या कोई इस किस्म की जो उनको बल्क कैरियर कहते हैं, वो हैं चंद एक, वो भी अगेन वहाँ से नहीं आते। तो इसलिए ये ज़्यादा उनकी इंटरनल स्टॉक है। लेकिन ये सही है कि हमारी कोई 30% के करीब ट्रेड जो है वो फार ईस्ट से जो आती है वो इंडियन कोस्ट के साथ साथ आती है। और समंदर पे कानून जो है, इंटरनेशनल कानून, उनके तहत आपके टेरिटोरियल वाटर्स में से भी दुश्मन के जहाज़ भी
हॉस्टिलिटीज़ के दौरान भी गुजर सकते हैं, यूजिंग द पैसेज ऑफ इनोसेंट पैसेज जिसको कहते हैं, एक क्लॉज है उसमें कि ये वो सिर्फ गुजर रहे हैं, उनका कोई वो नहीं, तो उसको रोका नहीं जा सकता। और जो हम ऑब्वियसली हम तो ना उनके टेरिटोरी, हमारे जहाज़ ना टेरिटोरियल वाटर्स में जाते हैं, ना उनकी ज़रूरत है, वो जो इंटरनेशनल ट्रेड में जा रहे हैं। दूसरा, अगर वो उनको जहाज़ों को रोकेंगे तो पाकिस्तान को किस चीज़ ने मना किया है? उनके गल्फ से सारे जहाज़ निकल के वहाँ जाते हैं, तेल वगैरह जाते हैं, उनके भी जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं दूसरे व्यापारी से, तो वो तो इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर देम। उनके ज़्यादा जहाज़ हैं, हमारे कम जहाज़ हैं। ठीक। और जो हमारी ट्रेड ज़्यादातर आती भी है फार ईस्ट वगैरह से, वो ज़्यादातर फॉरेन फ्लैग कैरियर्स पे आती है, क्योंकि हमारे जहाज़ कम है, तो दूसरे जहाज़ों पे फॉरेन कंपनीज के उनके जहाज़ों पे आते हैं, उसमें पाकिस्तान का झंडा लहराने का तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी कार्गो जरूर उन पर होता है, लेकिन झंडा नहीं। तो समंदर के कवानीन के तहत इस तरह से रोकना वो अपना वो नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। और अप्रोप्रिएट्स की मुराद ये है कि अगर वो रोकेंगे तो यहाँ से हम ज़्यादा रोक पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए उनका वो नहीं है। और नेवी, जैसे कि पहले नेवी वाले बतला भी चुके हैं कि नेवी माशाल्लाह बहुत बैलेंस्ड है और एक्टिव है। अभी हर तरह से सर्वेलेंस कर रही है, एयर सर्वेलेंस है, सरफेस सर्वेलेंस है, हमारी सबमरीन्स हैं, तो कोई एंगल ऐसा नहीं है कि जिससे कि ना हो। इवन पीस टाइम में रीजनल पेट्रोल्स के तौर पे और टास्क फोर्सेस के तौर पे इंटरनेशनल टास्क फोर्स के साथ नेवी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है और पूरी तरह तैयार है। अभी आपने सुना होगा उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी आया था, वो भी वापस चला गया, हार्बर में बुला लिया चंद दिन के बाद ही वगैरह वगैरह। तो नेवी फुली प्रिपेयर्ड है और इनका बहुत सारे हमारे टारगेट्स बड़े आसान हैं उनको भी हिट करना, अगर वो करते हैं समंदर में कोई चीज़। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि 2001-2 का जो स्टैंड ऑफ था उसका जिक्र किया। मैं जब रिसेंट ऑपरेशन था तो मैं आपको फर्स्ट हैंड भी बताता हूँ। उस वक्त भी जब वो ये मई में जब सेकंड टाइम हाइप हुई थी, एक तो दिसंबर में होता है, फिर मई में जब सेकंड टाइम हाइप हुई थी, तो उस वक्त नेवी ने भी, हमने भी अपने जहाज़ वगैरह उनकी तरफ भेजे कि ताकि वो और ज़्यादा एग्रेसिवली, क्योंकि बीच में थोड़ा काम आ गया था। फिर जब ये हुआ तो नेवी में भेजी। और जब इस किस्म के थ्रेट डेवलप हो जाते हैं समंदर पे, तो फिर एक वो हैजर्ड अपना उनका वॉर रिस्क सरचार्ज वगैरह लग जाता है कि उसमें हो ना हो इंश्योरेंस कंपनियां चार्जेस बढ़ा देती हैं पर कंटेनर, पर TEU वगैरह के बढ़ जाते हैं। तो ये गुजरात के जो बिजनेसमैन थे और जो इनके ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो कांडला, गुजरात, बम्बई वगैरह यहीं पर है इस कोस्ट में, वो सारी हमारी रीच में है। अच्छा। तो उसमें जब उनका इम्पैक्ट होना शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था कि भाई ये हमारा तो बिजनेस में हर एक कंटेनर पे अगर $50, $100 फालतू लगना शुरू हो जाए तो उनकी इकोनॉमी में बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो अभी भी हमारी नेवी अगर वो कुछ भी हरकत करते हैं तो हमारी नेवी हर लिहाज से उसकी कैपेसिटी में है और उसका मिल है कि वो कर सके, गुजरात को हिट कर सके, गुजरात के जो उनके इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं उनको डायरेक्ट हिट भी कर सकती है और उनकी ट्रेड को भी हम इम्पैक्ट करते हैं। कांडला में जो उनके जा रहे हैं सारा तेल उनका गल्फ से आता है और ये मोस्टली ये कांडला कॉम्प्लेक्स में जाता है, वो सारा हमारी रीच में। तो इसलिए उनको जो है ना किस किस्म की भूल में ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ना वो हैं और ना उनको रहना चाहिए, रिटोरिक अपनी जगह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि आप दूर बैठे, आप चाहते ये थे कि आप दूर बैठे, यहाँ पे आना नहीं चाह रहे थे, उसके मल्टीपल रीजंस है, वो मैं शो के बाद पूछूंगा आपसे। लेकिन मुझे बताइए इस वक्त जो जिस तरीके से मूडी एक्ट कर रहा है, ठीक है, बिहार के इलेक्शंस हो गए, सो मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, अंदर से उसको जनाब अंदर के लोग जो है उसके अपनी फोर्सेस के लोग बोलना शुरू हो गए हैं, उसको थ्रेट कर रहे हैं, सो मच सो कि थ्रेट कर रहे हैं कि मुझे निकाला तो आई टेल द वर्ल्ड के अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें क्या कर रहे हो तुम। एंड इस तरह की सिचुएशन में मूडी, जैसे कि जनरल साहब भी कह रहे हैं, मूडी कोई इस किस्म की सिचुएशन में कोई जिटरी हो सकता है, कोई मतलब कि हो जाता है ना बंदा एक थोड़ा सा जिटरी हो जाता है कि यार बहुत प्रेशर है इंटरनल, तो लेट्स डू समथिंग ताकि मेरी फेस सेविंग हो जाए। कोई इसके फेस सेविंग के लिए कोई चीज़ कर सकता है, कोई स्टेप ले सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने पहले मुझे कहा कि तैयार शियार हुए हैं। देखें, बात यह है कि जब दुश्मन की तरफ से थ्रेट हो तो तैयारी खूब रखनी चाहिए। एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दी गई है ताकि जरा जब कभी मौका आए तो फिर हम भी अपने अरमान वगैरह निकाल लें। जहां तक बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, नरेंद्र मोदी, पहली बात यह है कि दुनिया में जहां भी जंगें हुई हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियों की बुनियाद के ऊपर हुई हैं और ये जो गलतफहमियां होती हैं यही बहुत खतरनाक होती हैं। मोदी को 2-3 गलतफहमियां उनकी मेरे ख्याल में बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं। पहली बात यह है कि
मोदी से जो हमारी पहली एक मुंतशिर शुदा कौम थी, जिसको बड़े तरीके से इंडियन मीडिया ने और उनके सोशल मीडिया ने प्रोपोगेट किया, लोगों के दिलों में नफरतों के और झूठ के अंबार जो है वो बुने, और नतीजा ये हुआ कि हमने देखा कि उसका असर पाकिस्तान पे यकीनन हुआ। वो नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया कि उसने जो है वो इकट्ठा कर दिया कौम को। ये कौम जो है हमेशा इकट्ठी हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर ये अपनी अफवाज, अपनी रियासत के पीछे खड़ी हो गई है। दूसरी उससे जो मिस्टेक हो गई वो ये हुआ कि उसने जो एक सिंपैथी कार्ड खेलना था, जो वहां देखें इतना बड़ा एक अगर वाकया होता है तो असूलन तो उसको ये 27 लाशें रखनी चाहिए थी, इनके ताबूत दिखाने चाहिए थे और पूरी जगह वावेला करना चाहिए था। वहां जो गैर मुल्की मारे गए थे उनकी लाशों को रुखसत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पे जाना चाहिए था, और इस तरह से एक सिंपैथी गेन करनी चाहिए थी, जो कि ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से सवालात उठना शुरू हो गए, और 8 दिन के बाद उनके जो नदरन कमांड के फोर्सेस कमांडर हैं जनरल सुशेंद्र कुमार, हु वाज द फॉर्मर डीजीएमआई एंड जो वाइस चीफ रहे और मुतवक्का जो मुस्तकबिल के वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये कहा कि ये पहलगाम का वाकया जो है ये तो भारत ने करवाया है, ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया, जिसके ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड दैट वाज द डे जिसके ऊपर मैंने ये कहा कि ये बगावत हो गई है फौज के अंदर। अगले दिन आपने देखा जो एयर मार्शल जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एसपी धारकर को जो है वो उन्होंने वहां से सैक कर दिया। फिर तीसरा जो है अभी जो उनके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस के, उन्होंने आपने देखा जनरल राणा जो है उनको एक डॉक्यूमेंट्स लीक होने के ऊपर जो है वो उनको जो है वो अंडमान आइलैंड के अंदर जो है भिजवा दिया गया, दूसरे लफ्जों में काला पानी भिजवा दिया गया। ये अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई, ये बातें आगे चल रही हैं। तो मोदी की जो दूसरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, उसने ये ड्रामा तो रच गया, लेकिन उसको ये नहीं ख्याल था कि ये उसकी फौज के ऊपर पलट जाएगा, उसकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, उसकी जो पेशा वराना सलाहियतें हैं, उसकी कारकर्दगी के ऊपर, उसकी वर्दी के ऊपर एक धब्बा बन जाएगा। नतीजा ये हुआ कि ये फौज ने जो है मोदी को ये कहा कि जनाब आप अपनी जो घटिया सियासत है उसको चमकाने के लिए और बिहार में इलेक्शन आप जीतने के लिए, ताकि आप कोएलिशन से जान छुड़वा लें, आप जो मर्जी करें, लेकिन फौज को बलि का बकरा न बनाएं। और यही वजह है कि मोदी से ये 2 टेक्टिकल मिस्टेक्स हुई हैं, और अब वो फेस सेविंग की बात कर रहे हैं। देखिए, फेस सेविंग का जहां तक राणा साहब ताल्लुक है, फेस सेविंग जो है वो नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली कल रात बता दिया है कि फेस सेविंग हम नहीं देंगे। यानी कि जो दुनिया के अंदर पहले ख्याल था, जिस तरीके से माइक पॉम्पियो ने जो है हॉट परसूट के लिए एक किस्म की कंसेंट जो है वो दे दी थी उनको, लेकिन इस बार जो है वो पाकिस्तान के लिए जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो निस्बतन पहले से बहुत बेहतर है। और दुनिया भी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इतने लोग मारे गए तो उनकी लाशें कहाँ हैं, क्योंकि चंद लाशें जो है वो तो खुद इंटरव्यू दे रही हैं कि हमें लाश मत कहो, हम तो जिंदा हैं। अब ये तमाम बातें भारत के अंदर भी चल रही हैं, और सुनो न्यूज समेत बाकी चैनल्स को जिस तरीके से भारत के अंदर बंद किया गया, दिस शोज कि हम जो वैलिड क्वेश्चंस जो है वो रेज कर रहे हैं वो भारत के अंदर सुने और देखे जा रहे हैं और महसूस किए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत अपनी जो कोताहियां और कमियां हैं उनको छुपा रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर ड्रामा चलेगा नहीं। उनकी कोशिश तो यही होगी कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करें, कोई अपना जो मिसाइल स्ट्राइक करें, लेकिन वो क्या करेंगे? क्या इंटरनेशनल टेरिटरीज को जो है वो वायलेट करेंगे? तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है वो कश्मीर के लिए जो है वो कोशिश करेंगे। अगर वो कश्मीर पे कोशिश करेंगे तो फिर बहुत बड़ा उनके लिए अजाब बन जाएगा, क्योंकि उनके अपनी कमांड ये कह चुकी है कि हम जो है वो इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी और अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड है। हम एक जो बराह रास्त किसी फौज के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई और नहीं, ये उनके अपने 16th कोर के कमांडर कह रहे हैं। अब देखिए, मैं जो इसमें बात करना चाह रहा हूं, क्या टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाह रहा है इंडिया? ये मुमकिन नहीं होगा, नामुमकिन है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन कर दी हुई है, बता दिया है, और हमने जो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों के ऊपर जो है वॉर के ऊपर बात कर ली है। और दुनिया को पहली दफा आफ्टर 3 डेकेड्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान डिफेंसिव डिफेंस पॉलिसी से ऑफेंसिव डिफेंस जो है वो स्ट्रेचर के ऊपर चला गया है। और यही बात दुनिया को जो है वो खतरनाक लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो ऑफेंसिव डिफेंस की बात कर रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि हम एग्रेसिव मूड में हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो रेज कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब जी। जी। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसी सूरत में इसी वजह से
रशिया है, चाइना है, अरब कंट्रीज हैं, ईरान है, और इसी तरीके से हमारे जो अमेरिका है, उन्होंने इंटरवीन किया है। और पाकिस्तान ने जब ज्वाइंट इंक्वायरी की बात कर ली, इंटरनेशनल इंक्वायरी की बात कर ली, तो फिर मेरे ख्याल में देयर इज नो डे लाइट इन बिटवीन। अब जो इराकी साहब जो है वो भी तशरीफ ला रहे हैं, गालिबन मंडे को वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, और उनका एक बड़ा किरदार है। इंडिया को जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट थी वो नहीं मिल रही, और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेकेंडली, फियर अ मैन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज। इंडिया की इकोनॉमी वर्सेस पाकिस्तान की नो इकोनॉमी, इंडिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट इंडिया जिसकी बुनियाद के ऊपर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत के आया है, वो उसको ऐसा किसी भी एडवेंचरिज्म के लिए मशवरा नहीं देगा। मेरी इतलात तो ये है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे स्टैंड ऑफ हुआ था मुशर्रफ के दौर में, जो 2 दफ़ा हुआ था, और उसमें जैसे 52 से 55% इन्वेस्टर जो था वो इंडिया से भाग गया था। मल्टीनेशनल कंपनीज काफ़ी थी जो वाइंड अप करके वहाँ से जाना चाह रही थी, और उन्होंने किसी हद तक अपने फंड्स भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। दिस टाइम व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि अभी जो कंसेंट मिली है, जो मेरी इतलात है, मेरे जो सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है, उसमें से 13% अभी तैयार हो चुका है। 13% कि जनाब हम जाना चाहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनकी तादाद 21% है, 21%। अभी कुछ दिन गुजरे हैं, अभी मेरे ख्याल में 8-10 दिन गुजरे होंगे, तो 21% जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ से वाइंड अप करना चाह रही हैं, और कुछ परसेंट जो है यहाँ से इन्वेस्टर जो है वो निकलना चाह रहे हैं इंडिया से। सो ये तो मैं दैट सर्व्स आवर पर्पस। सो वी हैव गॉट नथिंग टू लूज, जैसे अब्दुल्ला कह रहे हैं, वी हैव गॉट नथिंग टू लूज। तो वहाँ पे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही अचीव करवा रहा है मूडी में। मूडीज की तरह मेरे ख्याल में इसकी साइकेट्रिक एवेल्यूएशन होनी चाहिए वैसे जैन साहब। देखिए, बेस्ट फेस सेविंग जो है ना उनके लिए, वो यही है कि एज ए स्टेट्समैन मोदी शुड रियलाइज़ के ये जो जाइंट इन्वेस्टिगेशन और उसमें यूएनओ को भी इन्वॉल्व कर ले, तो ये बड़ी ऑनरेबल फेस सेविंग है कि हम कह रहे हैं। एंड आपको याद होगा जलसा वो क्यों करेगा? वो नहीं करेगा। नहीं देखिए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि अगर वो इस तरह लास्ट देखिए पठानकोट पे जब ये वाक़या हुआ था, तो पाकिस्तान ने FIR गुजरांवाला में कराई थी इधर, और कहा था जाइंट इन्वेस्टिगेशन में हम शामिल होते हैं। इंडिया एग्रीड, हमारी टीम चली गई दिल्ली में गालबन, लेकिन फिर उन्होंने जाए वकूआ पे नहीं जाने दिया। तो ये मतलब है वो करेगा नहीं, आप यू आर राइट। लेकिन द पॉइंट इज के अपनी मुल्क को बचाने के लिए, उसकी इकानमी को बचाने के लिए ये तरीका है। अभी देखिए जो वीकनेसेस है ना अभी प्रेसिडेंट मोदी की, वो एक तो ये है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है इंडिया में, माना उसने बंदे साइकेट्रिक एवेल्युएशन पास नहीं जा रहे हो। नहीं मैं कहता हूँ साइकेट्रिक एवेल्युएशन करा लो दी, मान जो मेरी गल। अब्दुल्ला भी मुझे कह रहा था कि उसकी साइकेट्रिक पीपल आर सेइंग ही इज हिटलर सानी, इवन इंडिया के अंदर कह रहे हैं ना, तो फिर वो तो करनी जरूरी है। दूसरा ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप में हुई, नेशनल लेवल के ऊपर भी पूरा इंडिया जो है वो इस मूड में नहीं है कि जंग हो और तबाही हो और अंदर से आवाज़ें उठी हैं। फिर आप देखें कि सिखों की जो स्टांस है, दिस अगेन इज़ अ वेरी, मतलब है एक डिवास्टेटिंग ब्लो है। वो कहते हैं 2 करोड़ हैं, हम यहाँ से गुजरेगा तो इनकी जो बैक जो है वो भी सेफ नहीं होगी। सर मैं ऑन द लाइटर साइड, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, ऑन द लाइटर साइड में मुझे लगता ये है, मेरी इंटेल ये कह रही है, जो कि रिलायबल सोर्सेज नहीं है, लेकिन मेरी इंटेल ये कह रही है कि अब्दुल्ला को बॉलीवुड से कुछ एक्ट्रेसेस के फोन आए हैं कि वी आल्सो डोंट वांट टू गो अगेंस्ट वॉर। ऐसे ही है, हंस रहे यार, आप नाम बता देना, आप हंस क्यों रहे हैं? देखिए आप देखिए उन्होंने नई फिल्में बनानी है जिसके अंदर उन्होंने राना मुबश्शिर, अब्दुल्ला गुल और जनरल साहब को पकड़ के ले जाना है और यहाँ लोग तालियां बजा रहे होंगे। नहीं तो वाइस एडमिरल साहब को आपने छोड़ दिया, इनको भी साथ लेके जाए ना, इनको क्यों छोड़ दिया आपने? नेवी तो देखिए ना, पाकिस्तान की नेवी के ऊपर तो मैं वो तो खैर अभी आप बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हार्पून मिसाइल हमारे पास मौजूद है, जिसने HMS शेफील्ड को फॉकलैंड वॉर के अंदर बेड़ा गर्क करके 2 टुकड़े करके वो मारा था, और फॉकलैंड वॉर जो थी वो जीत मतलब वही खत्म हो गई थी। पाकिस्तान वो विक्रांत जो अभी INS इंडियन नेवल शिप विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप देखें वो कैसे भाग के ले गए, क्योंकि उनको पता है
पाकिस्तान के पास जो हंगूर क्लास सबमरीन्स हैं और इसी तरीके से जो दीगर हमारे पास फ्रिगेट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, आई एम प्राउड ऑफ माई पाकिस्तान नेवी। सॉरी जनरल साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं कंप्लीट कर। दो तीन चीज़ें और ये मैं कह रहा था कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे सपोर्ट फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, जी जी, वो भी उस तरह नहीं है। कैटेगोरिक स्टांस जो चाइना ने ली है वो अपनी जगह पे है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि, और फिर उनके ये जो राफेल का काउंटर, ये PL-15 का उनके सामने आ गया, उनको एक चीज तो बताए, जो इंडियन मीडिया है वो इस चीज को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि ये चाइनीज जो है वो पेप टॉक कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ, और एक्टिवली वो पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होंगे। दिस इज द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडियन मीडिया कर रहा है। सवाल नहीं पैदा होता। पॉइंट ये है कि अगर इंडिया को वो प्रॉप अप कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना टू कंटेन इन साउथ चाइना सी की तरफ भी और इधर भी उसको कर रहे हैं, ऑल्दो व्हाटएवर दे गिव देम, वो डिप्लॉय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है। और चाइनीज़ जो हैं उनको भी पता है, चाइनीज़ के पाकिस्तान में एक तो हमारे बाईलैटरल टाइज, आयरन क्लैड वाली बात है, दूसरा इकोनॉमिक टाइज हैं, तीसरा स्ट्रेटेजिक टाइज हैं। और अभी ये CPEC का जो इशू है, ये तो 60 बिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट और उनका ओपन अप। अदरवाइज देखो, चाइनीज़ को अगर जो उनकी ईस्टर्न कोस्ट से, बीजिंग से नीचे आके स्टेट ऑफ मलाक्का से गुजर के, इंडियन ओशन से गुजर के स्टेट ऑफ हार्मूज तक पहुंचने में अगर 20,000 किलोमीटर का फासला है, तो ये तो गिलगित और नीचे CPEC के लिए ये 2-3 हज़ार किलोमीटर का है। और उनकी को 150 कंपनीज अभी ये जो मिडल ईस्ट में, UAE वगैरह में काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में उनका बहुत कुछ एट स्टेक है। तो ये इनकी विशफुल थिंकिंग है, ये इज अ पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। वैसे मेरे ख्याल में भूल गए जनरल साहब, ये जो लद्दाख में उनको कुट पड़ी थी इंडिया को चाइनीज से। जी जी, मतलब उधर तो एक लाइन थी ना, एक लाइन लिखी हुई है कि नो बुलेट विल बी फायर्ड। हाँ, लेकिन लद्दाख में मुक्के का सुनने लगा। सुन मार मार के और सेकेंडली 1962 वार में वो एन ब्लॉक आए, ये भागना शुरू हुए, तो फिर उन्होंने आवाजें दे के रोका कि हम इससे आगे नहीं जा रहे, अब रुक जाए। चाइना के बारे में मैं थोड़ा सा, जी जी, मैं चाइना में रहा हूँ। अच्छा 3 साल बाहर रहा हूँ। और चाइना के बाद में भी बहुत इंटरेक्शन है। चाइना वाले पेप टॉक नहीं करते, बस दिस इज प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं वो कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा। तो अब चाइना जो कहता है नपी तोली बात करते हैं, एंड दे मीन इट। हाँ, ये बात तो इसलिए उनकी बात में जो है ना कोई हमेशा कोई शुबा नहीं होना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जी जनरल साहब, आप कंप्लीट करें, मैं फिर अब्दुल्ला के पास जाऊँ। अब्दुल्ला को फ़ोन आ रहे, मैसेज आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ अब्दुल्ला को, सारे दूसरा जो रेगुलर फ़ोन यूज़ करता है ना अब्दुल्ला, उसी पे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं इसको समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहा मेरी बात। अब्दुल्ला साहब, वाइंडिंग रिमार्क्स, आई विल हैव टू वाइंड अप ओवर हियर प्लीज। हाउ शुड वी गो, हाउ शुड वी टेक इट? यू कैन सिर्फ इतनी सी चीज़ बता दे। यूनाइटेड नेशन में वेट थ्रो करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, IMF को टैप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो भी वो अपना वेट जहाँ जहाँ पे थ्रो कर सकता है या असर्ट कर सकता है, कोशिश कर रहा है। तो दैट मुझे जो लगता है वो ये है कि वो लड़ छड़ नहीं सकता, वो ऐवी सज्जे खब्बे मार रहे हैं, सज्जियाँ खबियाँ दिखा रहे हैं। राणा साहब, आई टोटली टेंड टू एग्री विद यू। और उसके पीछे रीजनिंग मैं दे देता हूँ। आप देख लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में 3 दिन में 2 आर्टिकल्स जो है वो आते हैं भारत के खिलाफ। अब आप मुझे ये बताएं कि ये किसकी कंसेंट पे आ रहे हैं। और इसी तरीके से द गार्डियन के अंदर आता है, तो जो भारत का एक चेहरा था वो एक्सपोज होना शुरू हो गया। और जो अभी जो पन्नू सिंह के जो मर्डर प्लॉट था, उसके अंदर उनकी अदालत ने अमित शाह का नाम जो है वो ले लिया है। तो अमेरिकन अदालत ने लिया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर उनकी सिचुएशन जो है वो उनकी बॉर्डर टेंशन है। 7 स्टेट्स के अंदर उनकी नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो अपने अरूज के ऊपर है। अब्दुल्ला साहब, खेड उदी मुक गई है, वो फारग हो गया मूडी। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, ना जनरल साहब सुनते हैं मेरी बात, ना वाइस एडमिरल साहब सुनते हैं, ना आप सुनते हैं। मैं कह रहा हूँ मूडी नहीं एग्री कर रहे ना, आप मानते नहीं ना मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि मूडी की साइकेट्रिक एवेल्युएशन कराएं, वो सिठाया हुआ है, वो फारग है, सारा हिंदुस्तान जड़ा फारग कर देगा। इंडिया में जो आम आवाम है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलना चाहती है, हमारे लोग उनसे मिलना चाहते हैं। वी वांट टू हैव लाइक ties, you know, but this guy is like he has completely lost it. नहीं बचेगी,
आप मोदी की चलो, हुकूमत खत्म हो नहीं गया। बचेगी, सर, वाटरगेट स्कैंडल हो जाना है। अच्छा वाटरगेट, अच्छा मैं उस वेले कहा तुसी नवा इतने जनाब काम शुरू कर देता है, लेकिन मैं अभी आई हैव टू वाइंड अप, लेकिन ये वाटरगेट स्कैंडल मूडी का जो शुरू होने वाला है मैं उस पर अलग बात करूंगा आपसे। मैं आपको यही कहता कि अभी आपने जैसे कहा कि उसका साइकेट्रिक एग्जामिनेशन जो इस किस्म का बंदा है जी। जिसका हम एग्री करते हैं कि उसका ये होना चाहिए, तो हम जितनी बातें कर रहे हैं कि वो नहीं कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो सब रैशनल थिंकिंग के एक सही जहन वाले बंदे की बात कर रहे हैं। हाँ। तो जबकि एक बंदा ही है जिसको हम एग्री कर रहे हैं कि वो साइकेट्रिक वार्ड के काबिल है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो रूल ही नहीं कर सकता ना सर, ये तो इंडियंस को उनकी आवाम को सोचना चाहिए कि उनको सोचना चाहिए। तो इससे पहले मेंटल डिसेबिलिटी एक रीजन है जिसकी वजह से हम भी अलार्म्ड जी। हैं कि वरना यहाँ कुछ वॉर बिल्कुल हिस्टेरिया क्रिएट ही ना बिल्कुल होता। ठीक। एक मैं बात ये कहना चाहता था कि ठीक है इंडिया की फौज बड़ी है, लेकिन 6-7 लाख जैसे अब्दुल्ला कह रहा था कश्मीर में जी। है, बट उनके बॉर्डर भी 15,200 किलोमीटर लैंड बॉर्डर्स है, जी। जो कि पाकिस्तान के जो है वो 6,774 है, और उनकी जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 है। ठीक। तो आप ये देखें कि उनको वल्नरेबिलिटी उधर चाइना से भी है, बांग्लादेश के साथ भी कोई खुश नहीं है, श्रीलंका से भी नाराज है, मालदीव के साथ भी पंगा है उनका, इधर सिख भी खुश नहीं है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा पागलपन नहीं हो मेरे ख्याल सकता। में इंडिया टूटने जा रहा है, मेरे ख्याल हिस्सों में बंटने जा ये रहा है। जसवंत सिंह जो है, जी। जो बीजेपी 30 इयर्स रहे, जी। उसने एक किताब अपनी लिखी है और उसमें उसने लिखा है कि आई कैन फोरसी थर्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया। मैं भी वही कह रहा हूँ जसवंत सिंह, बिल्कुल, मैं आपने दस्या सी किसी वेले उसमें। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे इजाज़त दीजिए, कल 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।